हेलो दोस्तों, तो पिछले क्लास में हम लोग लाइट के बारे में पढ़े थे, प्रकाश के बारे में। उसमें हम लोग डील किए थे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसके पूरक है या संपूरक है। और साथ ही साथ में हम लोग उसमें ये भी पढ़े थे कि प्रकाश के नियम क्या होते हैं, यानी प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है, आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, इंसिडेंस रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है। ये सभी टॉपिक्स पर हम लोग एक्सप्लेन कर चुके थे, चर्चा कर चुके थे। और उस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छी तरीक़ा से डील भी किए थे कुछ कुछ पॉइंट्स को एग्जाम्पल सहित कि नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या है या फिर मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट क्या है, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट क्या है। हिंदी इंग्लिश दोनों में हम अवेलेबल रखे थे और आई होप हम प्रयास भी करेंगे कि इस वीडियो में भी दोनों आसानी हो। लेकिन जो हम पढ़ा रहे हैं क्लास 10th 12th और 8 जो कि 3 चैप्टर में तीन क्लास में खास करके हम लोग को पढ़ना होता है प्रकाश के बारे में। क्लास 8 में भी पढ़ना रहता है, 10th में पढ़ना रहता है और 12th में। तो जो हम एक डाटा आप लोग को देंगे एक 12th बेसिस पर देंगे, तो हमारे अकॉर्डिंग अगर आप लोग तीनों क्लास को कोई भी बच्चा लोग देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे ना वो नेचुरली रूप से अगर देखें तो वास्तविक प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं और एक आभासी प्रतिबिंब, ठीक ना, यानी रियल इमेज, वर्चुअल इमेज और इमेज फॉर्मेशन का कुछ नियम होते हैं, उसको प्रयास करेंगे अगर डील हो सके तो हो सके। और नहीं तो स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण जो होते हैं उसको कैसे बाइसेक्ट करेंगे और बाइसेक्ट करने के बाद कितने मिरर वो बनाएगा, ठीक ना, यानी कितने मिरर उससे बनेंगे उसके बारे में समझेंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा और अच्छा से समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम मूलतः 2 से 3 बिंदु को स्टार्टिंग में सबसे पहले समझने का प्रयास किए थे, जिससे कि हम लोग को लाइट को समझने में आसानी होता है। जिसमें कि हम बतलाए थे कि प्रकाश है क्या, प्रकाश क्यों हमारे जीवन में ज़रूरी है। तो उसका हम वीडियो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अगर आप लोग नहीं देखें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो अभी जो हम लोग फिलहाल में पढ़ेंगे इमेज पढ़ेंगे, यानी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यानी कि इमेज होते कितने प्रकार के हैं, ठीक ना। तो इसको हम लोग ज़्यादा लिखवाने का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि प्रतिबिंब किसे कहते हैं यह लिखने को नहीं आता है। हाँ, प्रतिबिंब जो है ना, जब अपवर्तन या परावर्तन या रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जब रे ऑफ लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पर कट करते हैं ना, वहाँ पर जहाँ पर वो कट करेंगे वहीं पर उसका इमेज बनता है। यानी कि अपवर्तन या परावर्तन के बाद जब प्रकाश एक दूसरे को जहाँ पर भी बाइसेक्ट करते हैं, काटते हैं, वह हमारा इमेज बनता है। तो इमेज जो होता है यानी प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रियल इमेज, रियल इमेज जिसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। और जो दूसरा होता है वर्चुअल इमेज, जिसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, ठीक ना। तो इन दोनों बिंदुओं को हम लोग समझेंगे और अगर इसको समझ लेते हैं ना तो आगे के टॉपिक को हमको समझने में बहुत ही आसानी होगा। तो होता क्या है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ये समझना है ध्यान से। यानी रियल इमेज मतलब हम लोग नाम सुन के ही बतला सकते हैं, यानी वास्तविक। वास्तविक या रियल का मतलब होता है जो हम लोग साक्षात सामने देख सकते हैं उसको, ठीक ना। और आभासी यानी कि जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इमेजिनरी कर सकते हैं, यानी अंडरस्टैंडिंग एक बोल सकते हैं कि इमेज करना कि हाँ वो खास वैसा चीज़ होगा। यानी कि जो वास्तविक हम लोग देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप में, उसे हम लोग बोलेंगे क्या, वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज। और जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं या फीलिंग कर सकते हैं, एक अपने में मन में क्रिएट कर सकते हैं कि हाँ वो ऐसे जाकर के ऐसे मिलता होगा तो ऐसा इमेज बनता होगा। इस प्रकार के जो क्रिया आते हैं ना वो आभासी प्रतिबिंब में आता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है, तो वैसा प्रतिबिंब जिसे हम पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं। इंग्लिश में लिख सकते हैं दैट इमेज which can obtained on the screen, यानी जिसे हम लोग स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं वो हमारा क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में एक और फैक्ट पॉइंट होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब जब भी होता है ना वो उल्टा और यानी बोल सकते हैं कि यह हमारा रियल एंड इन्वर्टेड होता है। जब भी होता है क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब वास्तविक और उल्टा बनता है। क्या बनता है, वास्तविक और उल्टा बनेगा,
अभी थोड़ा समझ में नहीं आएगा कि क्यों लिखवा रहे हैं, लेकिन अभी जब आगे रूल बतलाएंगे ना स्फेरिकल मिरर को बाइसेक्ट करेंगे कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर को, तब वहाँ पर इसका यूज होगा, तब समझ में आएगा। यानी कि जब भी हमारा रियल इमेज होगा वास्तविक और उल्टा होगा, यानी रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और वर्चुअल इमेज क्या होता है? वैसा इमेज जिसे हम लोग पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी वैसा प्रतिबिंब जिसे पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दैट इमेज which cannot obtained ऑन द स्क्रीन, जिसे हम लोग पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते, ऑब्टेंड नहीं कर सकते, वो हमारा क्या होता है? वर्चुअल इमेज। इसका जो फैक्ट पॉइंट होता है रियल एंड इन्वर्टेड ना होकर के यह हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट होते हैं, यानी कि आभासी और सीधा, आभासी और सीधा होते हैं। यानी कि ध्यान से अगर इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करें तो जो हमारा रियल इमेज है ना, रियल इमेज हमेशा उस वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। जबकि हमारा वर्चुअल इमेज है किसी वस्तु के सापेक्ष हमेशा सीधा बनेगा। क्या बनेगा? सीधा बनेगा। और दूसरी बात, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रियल इमेज वैसे इमेज है जहाँ पर हमारा रे ऑफ लाइट वास्तविक रूप से पहुँच पाता है। तो वास्तविक रूप से कहाँ पर हमारा रे ऑफ लाइट पहुँच सकते हैं? स्क्रीन पर, इसलिए स्क्रीन पर इसको प्राप्त कर सकते हैं। जबकि वर्चुअल में क्या होता है, हम लोग इमेजिनरी क्रिएट करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में कि कैसा बनेगा या क्या होगा, ये सभी हमारे किस में आ जाते हैं? वास्तविक इमेज में हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि स्फेरिकल मिरर को कैसे बाइसेक्ट करेंगे और स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर, जिसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। होता क्या है गोलीय दर्पण? पहले इसको समझिए। गोलीय का मतलब ऐसा समझ में आ गया होगा कि कुछ गोला प्रकार का होगा, ठीक ना। यानी स्फेयर मतलब गोला, यानी मान लीजिए कि एक हमारा स्फेयर है, ठीक है। यह एक गोला है और यह गोला कैसा है? तो खोखला गोला, यानी अंदर से खोखला है, यानी कि हॉल बोल सकते हैं। हॉलो स्फेरिकल मिरर है हमारा। और इसको हम क्या किए, अगर बोले नॉर्मल अगर वर्ड में हम लोग समझने का प्रयास करें तो इस गोला के अंदर क्या क्या हम लोग क्राइटेरिया पाते हैं कि गोला के एक बीच में सी होता है जिसको हम लोग सेंटर बोलते हैं, यानी केंद्र बोलते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से इसको हम यहाँ तक ड्रा कर दिए तो इसको बोलते हैं क्या हम लोग? आर, रेडियस, ये नहीं बोलते हैं। अगर मान लीजिए इधर भी इसको हम बढ़ा देते, ये अभी हमारा एक क्या हो जाता है? आर हो जाता है। और आर जब मिल जाता तो हो जाता है कितना हमारा? 2r। और 2r बराबर क्या हो जाता है? डी, यानी कि जो हमारा डायमीटर होता है 2r के बराबर होता है। बट हम लोग को यहाँ वृत्त नहीं पढ़ना है, सर्कल नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है क्या? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण पढ़ने से पहले यानी गोले का जो भी क्राइटेरिया होते हैं, फार्मूला होते हैं, उस सब के बारे में जानना हम लोग को पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आर बराबर, तो आर बराबर हमारा त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या, जिसको हिंदी में बोलते हैं। और डी बराबर क्या है? व्यास, ठीक ना। और त्रिज्या जो होता है वो रेडियस होता है। क्या होता है? रेडियस इंग्लिश में। और डायमीटर को हम लोग व्यास को क्या बोलते हैं? डायमीटर। तो इतने चीज़ों से पहले हम लोग को वाकिफ होना पड़ेगा। अब जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि स्फेरिकल मिरर को कैसे बाइसेक्ट करेंगे तो क्या क्या हमारा इमेज बनेगा। तो अगर ध्यान से देखें, हम इस स्फेरिकल मिरर को दो पार्ट में बांट देते हैं। कितने पार्ट में बांटते हैं? दो पार्ट में। एक चीज और यहाँ पर मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या होता है? मिरर में होता है क्या है कि किसी एक पार्ट को पेंट कर दिया जाता है, दूसरे पार्ट से हमारा लाइट को क्या वो करता है? रिफ्लेक्ट करता है, यानी परावर्तित करता है। तो अगर मान लीजिए इसको हम दो पार्ट में बांट दें, बीच से क्या करें? इसको हम ऐसे बांट दें, बीच से इसे हम काट दें आधा पर से। और करते क्या है इसमें कि दो पार्ट को पेंट कर देते हैं। एक बार हम बाहर से पेंट कर देते हैं और जो होगा सिल्वर कलर होगा। क्या होगा? सिल्वर कलर, यानी चांदी सिल्वर कलर से इसको पेंट कर दिया। एक बार अंदर से पेंट कर दिए,
ये क्या है, सिल्वर्ड पॉलिश है ना, सिल्वर्ड पॉलिश, ठीक। उसी प्रकार से ये भी सिल्वर्ड पॉलिश है। तो अगर मान लीजिए इस खोखले गोले को हम दो पार्ट में बांट दिए, दो पार्ट में बांटने के बाद अगर मान लीजिए हम बाहर से पेंट कर देंगे, कहाँ से करेंगे पेंट, बाहर से, और अंदर से हमारा क्या करेगा, लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, क्या करेगा, रिफ्लेक्ट, यानी कि ऐसे जाने के बाद इंसिडेंट करेगा, ऐसे गया रिफ्लेक्ट किया, ठीक ना। तो यानी क्या करेगा, अंदर से रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस प्रकार की मिरर को हम लोग जो बोलते हैं कनकेव मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। अगर मान लीजिए इस खोखले के जब दो पार्ट में बांटने के बाद अंदर से हम पेंट कर दें और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर का हो, जिसे बाहर से हमारा रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक ना, ऐसे गया लाइट, मान लीजिए ऐसे रिफ्लेक्ट किया, यानी कि अंदर से पेंट किया हुआ है और बाहर से रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इस प्रकार के मिरर को जो हम लोग बोलते हैं ना कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर। और कन्वेक्स मिरर को हिंदी में जो बोलते हैं उत्तल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। एक चीज़ और इसमें लिख सकते हैं कि कन्वेक्स मिरर का क्या होता है प्रॉपर्टी, ध्यान से देखिएगा। कन्वेक्स मिरर में यानी कि उत्तल दर्पण में अंदर से पेंट किया हुआ रहता है। कहाँ से पेंट किया हुआ रहता है, अंदर से पेंट किया हुआ रहता है, पेंट किया हुआ रहता है, अर्थात केंद्र की ओर, किधर, अर्थात केंद्र की ओर। यानी कि अगर हम इस मिरर में देखें, दर्पण में देखें, तो हमारा अंदर की ओर पेंट किया हुआ है, और अंदर की ओर पेंट किया हुआ है या तो किधर किया हुआ है, सेंटर, यानी सेंटर यहाँ पर हमारा होगा। सेंटर जो हमारा होगा इस गोले का, अगर मान लीजिए हैं ये डॉट डॉट से हमारा गोला है, क्या है, गोला है, तो इस गोले का सेंटर यहाँ पर होगा। अगर सेंटर की ओर पेंट किया हुआ रहे, मतलब अंदर की ओर पेंट किया हुआ रहेगा, उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। और सेंटर से अगर बाहर की ओर पेंट किया हुआ रहेगा तो उसे बोलते हैं कनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं कनकेव मिरर में, यानी कनकेव मिरर में केंद्र से बाहर की ओर, कहाँ है, केंद्र से बाहर की ओर पेंट किया हुआ रहता है, किया हुआ रहता है। ये जो हम लिखे हैं ना अपने लैंग्वेज यानी अपने मंतव्य को यहाँ पर लिख दिए, ऐसा बुक में कहीं पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। याद करने का ट्रिक है, अगर केंद्र की ओर रहेगा, सेंटर की ओर रहेगा, अंदर से पेंट किया हुआ रहेगा, तो बोलेंगे कनकेव मिरर, यानी कि सॉरी कन्वेक्स मिरर, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, उत्तल दर्पण। और बाहर की ओर पेंट किया हुआ रहेगा तो उससे बोलेंगे अवतल दर्पण, यानी कि कनकेव मिरर। एक और वर्ड में लिख सकते हैं, बाहर की ओर पेंट किया हुआ रहता है, लिखा हुआ है, ओके। तो अब और आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसको बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। अभी तक हम लोग समझ गए हैं कि जो बाहर से पेंट किया हुआ रहेगा वो हमारा कनकेव मिरर हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण हो जाएगा, और जो अंदर से पेंट किया हुआ रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण हो जाएगा। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें ये समझने का प्रयास करेंगे ना कि इमेज फॉर्मेशन हम लोग को सीखना है। क्या सीखना है, इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन का 3 रूल होते हैं, 3 से 4 रूल मान लीजिए, उसको मान सकते हैं क्योंकि अलग अलग करेंगे तो 4 रूल हो जाएगा। लेकिन इस चारों रूल को पढ़ने से पहले इससे कुछ बिंदु को हम लोग क्रिएट करना होगा। कुछ बिंदु का निर्माण होता है जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। हिंदी में बात करें तो वक्रता, त्रिज्या, वक्रता के अंदर, ठीक ना, और फोकस दूरी। तो इस सभी बिंदुओं को पहले हम लोग को जानना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए हम लोग उस सब बिंदु को समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि हम एक मिरर को अभी समझते हैं, और वह मिरर हम किस पर समझते हैं, कनकेव मिरर के ऊपर, ठीक। हेडिंग हम लोग को होगा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, यानी सम इम्पोर्टेंस पॉइंट्स रिलेटेड टू मिरर। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दर्पण से संबंधित, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं ध्यान से। पहला जो पहला इसमें बिंदु होगा, जैसे मान लीजिए हम अभी क्या बतलाए थे आप लोग को कि यह जो हमारा
दर्पण का निर्माण हुआ है, यानी कनकेव मिरर का जो फॉर्मेशन हुआ है वह किससे मिल करके बना हुआ? हॉलो स्फेरिकल मिरर से, यानी खोखले गोलीय सरफेस से। तो अगर एक हमारा एक खोखला गोला था, क्या था हमारा? सपोज दैट गोला था, क्या था? गोला था। तो इस गोला का एक केंद्र होता है, क्या होता है? केंद्र, जो कि अभी हम बतलाए थे। मान लीजिए हमारा सी केंद्र है, क्या है? केंद्र। और सी से जब इस के ऊपर एक लाइन को हम ड्रा करते हैं तो ये हमारा रेडियस अभी तक कहलाता था। कब? जब तक यह वृत्त था तब तक यह हमारा क्या हुआ करता था? रेडियस, ठीक ना। लेकिन अभी जो हम लोग को समझना है विज्ञान की भाषा में, तो यानी जो सी से एक लाइन चल करके जब किसी मिरर के ऊपर इंसिडेंस करता है ना, और जिस बिंदु पर वह इंसिडेंट करता है, जिस बिंदु पर लान करके वह टच करता है, वह बिंदु पोल कहलाता है, यानी पी कहलाता है। क्या कहलाता है? पोल, जिसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुव, ठीक। और एक और इसमें हम बोल सकते हैं कि जब यह पोल कहला रहा है तो सी और पी के बीच की दूरी, सी और पी के बीच की जो दूरी हमारा हो जाएगा आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैपिटल आर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी हिंदी में वक्रता त्रिज्या, जो कि अभी लिखवाएंगे हम, ठीक ना। और सी और पी के बीचों बीच वाले बिंदु यानी मेजर करेंगे। अगर मान लीजिए 8 सेंटीमीटर सी से पी के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर पर एक डॉट क्रिएट करेंगे, बिंदु लगाएंगे, और यह जो बिंदु होगा ना बीचों बीच की दूरी, वो हमारा एफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एफ, कैपिटल एफ, जिसको हम लोग फोकस बोलते हैं, हिंदी में भी फोकस बोलते हैं, ठीक ना। और एफ और पी के बीच की दूरी जो होगा ना, स्मॉल एफ होगा। क्या होगा? स्मॉल एफ होगा। तो ये सभी बिंदुओं को हम लोग यहाँ पर अभी समझने का प्रयास करेंगे। एक चीज़ और होता है क्या, कि जो हमारा ये मिरर बना हुआ है, क्या बना हुआ है? मिरर, यानी जो दर्पण है, इस दर्पण का एक डायमीटर होगा। क्या होगा? डायमीटर। जैसे मान लीजिए इसको हम यहाँ से ऐसे मिला दे, सपोज दैट ऐसे से, ए, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, ठीक ना। तो ए और बी की जो लेंथ होगा ना, ये हमारा अपर्चर कहलाएगा, ठीक ना। क्या करेगा? अपर्चर। तो पहला चीज हम लोग को सी लिखेंगे। सी बराबर क्या होता है? सेंटर, ठीक ना। क्या बोल सकते हैं इसको? सेंटर। या फिर इसको एक और नाम से हम लोग पुकार सकते हैं, जैसे मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र। इसको क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र किसे कहते हैं समझने का प्रयास कीजिएगा। यह जो हमारा एक गोला था, इस गोले का भी एक केंद्र हुआ करता था, और जो केंद्र है सी है, इसी सी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र। अगला जो है सेकेंड हमारा, उसको हम लोग मान लेते हैं सेंटर से एक लाइन को हम ड्रा किए, कहाँ तक? पी तक। कहाँ तक? पी तक, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं पोल, जिसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुव, ठीक ना। ध्रुव होता क्या है? लिख सकते हैं वक्रता केंद्र से चलने वाली वैसी रेखा जो चलकर दर्पण, मतलब मिरर, ठीक ना, दर्पण यानी मिरर के जिस बिंदु पर टच करती है उसे ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। यानी कहने का मतलब है कि सी से चल करके इस मिरर के ऊपर जहाँ पर वह इंसिडेंट करेगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर इंसिडेंट किया तो पोल यहाँ पर हो जाएगा। अगर रे ऑफ लाइट यहाँ से चल करके यहाँ इंसिडेंट करता तो यहाँ पर पोल हो जाता। यानी जिस बिंदु पर मिलेगा ना, उसी को हम लोग पोल कहते हैं। थर्ड नंबर जो हमारा है, आर दिखाई दे रहा होगा। क्या होगा? आर, यानी जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हिंदी में इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? सी से लेकर के इस पी के बीच की जो दूरी होगा ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी आर कॉल्ड रेडियस ऑफ
कर्वेचर, यानी कि हिंदी में बोल सकते हैं सी तथा पी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो दो बिंदु, एक दो तीन बिंदुओं को हम लोग समझे, ध्यान से देखना है क्या करना है। पहला तो हम समझाएं कि वक्रता केंद्र क्या होता है, यानी सेंटर जो होता है उसी को हम लोग यहाँ वक्रता केंद्र के नाम से बोलते हैं। और वक्रता केंद्र से जब एक लाइन को चल करके किसी मिरर पर जहाँ पर इंसिडेंट करेगा, जिस बिंदु पर कट करेगा, वहीं पर हमारा वो पोल क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है? पोल, यानी ध्रुव हो जाता है। और सी और पी के बीच की दूरी को आर बोलते हैं, और आर फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगला जो हमारा है एफ नजर आ रहा होगा, क्या है? एफ। चौथा नंबर में एफ है। एफ बराबर होता है फोकस, हिंदी में भी इसको फोकस ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस। अब फोकस है क्या? तो फोकस को अगर हम ध्यान से देखें, ये जो हमारा फोकस है सी और पी के बीचों बीच में उपस्थित है। कहाँ है? बीचों बीच में उपस्थित है। कौन? एफ, ठीक ना। तो यानी कि द मिड पॉइंट ऑफ सी एंड पी इज कॉल्ड एफ। लिख सकते हैं द मिड पॉइंट ऑफ सी एंड पी इज कॉल्ड फोकस। इसको लिख सकते हैं हिंदी में कि सी तथा पी के बीच के बिंदु को फोकस कहते हैं। फोकस कहते हैं। इसको और हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक नया नाम डिफाइन दे सकते हैं कि आर के मिडिल पॉइंट को हम लोग एफ कहते हैं, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है हमारा, यानी वक्रता त्रिज्या के बीचों बीच वाले बिंदु को क्या बोलते हैं? एफ। इसे हम लोग कैपिटल एफ से इंडिकेट करते हैं। किसे इंडिकेट करते हैं? कैपिटल एफ से। रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से, यानी हमारा इंडिकेशन है, क्योंकि अभी जो आगे हम लोग यूज करेंगे इंडिकेशन वर्ड के यूज करेंगे। पोल को किसी यूज करते हैं? तो पोल को जो हम लोग यूज करते हैं ना, पी से। किसी यूज करते हैं? पी से। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे यूज करते हैं? सी से। किसे? सी से, ठीक ना। तो चार बिंदुओं को हम लोग देखें, अभी भी हम लोग 2 से 3 बिंदु बचा हुआ है, उसको ध्यान से देखते हैं। तो अगर मान लीजिए हम लोग बोल दे क्या स्मॉल एफ नजर आ रहा है, क्या है? स्मॉल एफ। तो चलिए उसको देखते हैं। तो स्मॉल एफ भी उसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। स्मॉल एफ में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो स्मॉल एफ और पी के बीच की दूरी को स्मॉल एफ बोलते हैं, यानी फोकल लेंथ बोलते हैं। अगर मान लीजिए यह स्मॉल एफ होगा तो यह भी हमारा स्मॉल एफ होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी कुछ समय पहले हम बतलाए थे कि जो हमारा कैपिटल एफ है, यानी बड़ा वाला एफ है, वह बीचों बीच बिंदु पर स्थित है। किसका बीचों बीच बिंदु पर स्थित है? सी और पी के बीच में। यानी जितना डिस्टेंस एफ से पी के बीच की दूरी है, उतना ही डिस्टेंस एफ से लेकर के सी के बीच की दूरी है। तो लिख सकते हैं अगला 5वां जो पॉइंट हमारा होगा स्मॉल एफ, जिसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हिंदी में इसको बोलते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी। तो फोकस दूरी होता क्या है? लिख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी। द डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी इज कॉल्ड फोकल लेंथ। हिंदी में इसको लिख सकते हैं इस एफ तथा पी के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, ठीक ना। यानी कि एफ से लेकर के पी के बीच की जो दूरी होगा वही हमारा फोकस दूरी कहलाएगा। अगला जो हमारा पॉइंट है एक प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि अभी तक हम नाम वर्ड यूज नहीं किए हैं, उसको ध्यान से देखना है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? यानी जिसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। जो 6ठा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस, यानी मुख्य अक्ष। तो ध्यान से देखिए मुख्य अक्ष होता क्या है। ये जो रेखा दिखाई दे रहा है ना, ये रेखा, यही रेखा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है?
प्रिंसिपल एक्सिस, यानी बोल सकते हैं वैसी रेखा जो जो सी और एफ से होते हुए पी पर जाकर के मिलते हैं, ठीक ना। दैट लाइन which passing through C and F is called प्रिंसिपल एक्सिस, यानी वैसी रेखा जो सी और एफ से होकर के पास होती है। यानी तो कौन हमारा रेखा है, यही रेखा है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। एक और चीज़ है अपर्चर। तो अपर्चर को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अपर्चर बोलते कैसे है, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक ऑब्जेक्ट मिरर है। इस मिरर के ऊपरी बिंदु को और इस मिरर के नीचे बिंदु को, दोनों को डायरेक्ट जब मिलाते हैं, जो इसका डॉट डॉट से हम इंडिकेट किए हुए हैं, इसका जो लेंथ होगा ना, वही हमारा अपर्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, अपर्चर। तो इतने सारे बिंदुओं को हम लोग अभी तक सीख चुके हैं। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक दो और बिंदुओं को देखेंगे, उसमें 2 से 3 रूल होते हैं, ठीक ना। उस रूल को समझने का प्रयास करते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन का जो रूल होता है ना, वो एक होते हैं कि जब रे ऑफ लाइट को हम लोग किसी मुख्य अक्ष के समांतर पास करते हैं, तो वह जैसे इंसिडेंट करेगा उस दर्पण के ऊपर, मिरर के ऊपर, तो वह रिफ्लेक्ट करेगा एफ से। दूसरा होता है उसके जस्ट अपोजिट, एक होता है सेंटर से पास कराने के बाद, और एक होता है कि अगर मान लीजिए डायरेक्ट पोल पर इंसिडेंट कराते हैं तब, ठीक ना। तो ये 3 से 4 जो रूल है ना, अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर अगला वीडियो की जरूरत पड़े तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा।